हाँ तो 12 ही करने हैं, वो भी क्यों करने हैं, फोटो खींचो जल्दी से आगे बढ़े। Now we move to the business study. जल्दी से। क्या वो आराम मिला नहीं मिला? पानी डाल ला इसी देवता तो कहाँ से आराम मिली? राज तो जब ठंडा आता है तो थोड़ा देर ठंडा होने दे। यहाँ यहाँ सर ऐसा लगा जैसे इडली रखे हुए थे तो एक में लगवाए, वैसे भी लगवाए हटिए ना सर। हो गया? बता दूं? चलिए बिजनेस स्टडी लाओ। कहाँ तक पहुँचे थे? ये आपके बिजनेस स्टडी के अकाउंटिंग के वो क्वेश्चन है जो आपको किसी भी हाल में आने चाहिए। बताओ कहाँ है बिजनेस स्टडी, कहाँ तक पहुँचे थे? है कोनो किताब दे भैया? कोई दाता? कहाँ तक हुआ था? प्लानिंग हो गया था, ऑर्गेनाइजेशन भी खत्म हो गया था। टाइप ऑफ तीन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थे। लाइन ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं। अरे यार हाँ ये आपको मैंने नहीं बताया था। 3 प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन बताए थे, फंक्शनल, डिविजनल और लाइन। अब इनमें एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ने होंगे आपको, तो वो आप पढ़ लोगे कि बताऊं? 105 सर क्या बोले आप? 105 है, नई बुक में 103 है। ठीक है ना, 103 कर लो। 105 है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन मैंने क्या बताया था? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है फंक्शनल? जो काम के आधार पर ऑफिस में लोगों के डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। मान लो आपके पास 1 लाख एम्प्लॉय हैं, तो कौन से काम को कौन से एम्प्लॉय करेंगे इसके हिसाब से अलग अलग ग्रुप बना देना फंक्शन है। फंक्शनल मतलब काम के आधार पर कौन पैकिंग में काम करेगा, कौन मैन्युफैक्चरिंग में काम करेगा, कौन मार्केटिंग में काम करेगा, कौन सेल्स देखेगा, कौन एडवर्टाइजिंग देखेगा, सबके लिए अलग अलग काम है। तो काम के हिसाब से जब लोगों का ग्रुप आप अलग अलग कर देते हो तो उसको बोलते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे तुम्हारा स्कूल है तो नर्सरी का टीचर जो है वो 12th को पढ़ाने जाता है क्या? उसका काम डिसाइड है ना कि वो नर्सरी को पढ़ाएगा। अब जैसा अरे मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ जो कहीं भी ऐसे। तो हमारे यहाँ एक ऐसा भी आदमी है जिसको बोल दोगे कि जाके साफ कराओ वो साफ भी कराएगा, तो इसका मतलब थोड़ी ही गई। ठीक, तो मुद्दे पे आते हैं। फंक्शन मतलब काम के आधार पे लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन करना, वो कहलाएगा क्या? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें पहला है एडवांटेज। ये क्या है? सबसे पहले सर ये क्या है? ये हमको मैम के घर में भी मिला था लेकिन नंबर कुछ और था, नाम कुछ इंग्लिश में था। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन पहला इसमें क्या होता है ये देखो, मोस्ट लॉजिकल। मोस्ट लॉजिकल का मतलब क्या है? ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में लोग यही करते हैं। जब अपॉइंटमेंट करते हैं तो किस आधार पर करते हैं? भैया आपका काम क्या होगा, पहले काम के आधार पर हम लोगों का सिलेक्शन करेंगे। जैसे मुझे मान लो अपने डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट करना है तो पहले मैं क्या डिसाइड करता हूँ कि मेरे को इस आदमी से पढ़वाना क्या है। जो मुझे उस टीचर से पढ़वाना है मैं उसी सब्जेक्ट का इंटरव्यू लूंगा और जिस बंदे से वो सब्जेक्ट बनता होगा उसी को रखूंगा। तो काम के आधार पर मैं लोग रख रहा हूँ ना। अब मान लो मुझे इंजीनियरिंग में अपॉइंटमेंट करना है तो मैं कॉमर्स का आदमी को चुन लूंगा, तो कहाँ जाके पढ़ाएगा। तो काम के आधार पर लोगों को बांटेंगे। दूसरा इसका फायदा क्या है? टाइम प्रूवन, यानी
यहाँ रखा तो जरूरी नहीं मालूम ये ऐसा मेथड है जो समय के साथ साथ प्रूव हुआ, यानी लोग इसको मानते हैं कि हाँ सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, वर्क के आधार, जिसका जैसा काम उसको वैसा डिपार्टमेंट अलॉट करो। दूसरा इसमें देखो स्पेशलाइजेशन आ जाता है। क्या आ जाता है? पहले वाले में सर आपने 2 पॉइंट्स स्पेशलाइजेशन का मतलब, अब जैसे मेरे को मान लो अकाउंट पढ़ानी है, अभी मैंने जस्ट इमेजिन करो मैंने जब वीडियो की रिकॉर्डिंग की तो मैं चाहता तो मैं कॉलेज में क्लासेस ले रहा हूँ ना, तो मैं वहां भी रिकॉर्डिंग कर लूँ, क्यों नहीं की? आपको एक ही काम जब आप बार बार करोगे तो उसमें स्पेशलाइज हो जाओगे। जब लोगों का बंटवारा काम के आधार पे होगा तो वो काम जो काम वो बार बार कर रहे हैं उसमें वो क्या हो जाएंगे? स्पेशलिस्ट, और फिर लोग उसी के पास जाएंगे क्योंकि वो उस पर्टिकुलर फील्ड का स्पेशलिस्ट है। जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया से एक बंदा बुलाया गया जो सुरंग में लोग फंसे उसको उनको निकालने के लिए। अब ऑस्ट्रेलिया से उसको क्यों बुलाया? वो खुद जाके खुदाई नहीं कर रहा है, वो सिर्फ देख रहा है। एक्चुअल में क्या है, वो बंदा वो है जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी सुरंगें खोदने में अपना कंट्रीब्यूशन पे किया। सुरंगों के ऊपर उसने रिसर्च कर रखी, तो ही नो वेरी वेल कहाँ पर कैसा काम होना चाहिए, कहाँ पे क्या काम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए उस बंदे को बुलाया। वो क्या स्पेशलिस्ट है सुरंग खोदने। अब कई लोग ये बोल सकते हैं नहीं तो भाई सिचुएशन ऐसी है ना, कैमरा गया था ना अंदर, इतना जो ये आपका नल का पाइप होता है 6 इंच का, ये पाइप अंदर जा चुका है आर पार। अब वो पाइप कितना बड़ा भेज रहे हैं? इतना बड़ा। क्यों? एक स्ट्रेचर होता है जिसमें आदमी पेशेंट को लाने ले जाने वाला, हाइट वाला नहीं, नॉर्मल जमीन में रखा रहता है, वो स्ट्रेचर अंदर चला जाए। आपको मालूम है ये अंडा डायनासोर का है। एक बार मुझे एक में पढ़ा था, हमारी मैम थी इतना बड़ा अंडा बना दी तो उसमें क्या क्या बना रही थी वो। अब सुनो, ये यहाँ पाइप जा चुका है, यहाँ से वो खाना भेज रहे हैं लिक्विड फॉर्म में, यहीं से वो पानी भेज रहे हैं और यहीं से कैमरा गया। तो जो कैमरा अंदर उसको उनके अंदर पिक्चर दिख रही है कि उनकी हालत क्या है। यहीं से टैबलेट जा रही है, दवाइयाँ यहीं से जा रही है। अब इम्पोर्टेंट क्या है भाई, इससे तो वो बाहर ना आ जाएंगे ना। अब उसके लिए इतना बड़ा टनल, सर हम उनको किससे स्ट्रक्चर से निकलवा रहे हैं। जब ऐसा टनल बन जाएगा छोटा सा, तब इसके अंदर स्ट्रेचर जाएगा, तो वहाँ वो लेटेगा और यहाँ स्ट्रेचर के पास रस्सी बन पकड़ के। हाँ सर देखा है सर। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि ये जितना गैप पे उसको भेजना है तो वहाँ पे आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, क्योंकि जब खुदाई कर रहे हैं और पाइप अंदर डाल रहे हैं ना, तो मिट्टी और धस रही तो पाइप गिर जाएगा। तो अगेन पाइप को कट करो, फिर पूरा रेवलिंग होल करो, फिर अगले। सर कितने दिन हो गए इसको? 15 डेज। सर आज 15वां दिन है। वो तो नहीं मालूम, मैंने तो मेरे को 2 हफ्ते हो गए न्यूज़ लेते हुए। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये क्या अगला क्या आएगा? तो हाँ यार 2 हफ्ते। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब जब आप काम के आधार पर लोगों को चुनोगे तो उस बंदे को आप क्या दे सकते हो? अथॉरिटी दे सकते हो कि तुम ये काम करो। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है ये बंदा ये काम में स्पेशलिस्ट है, तो आप उसको पूरा पावर दे सकते हो कि तुम कैसे इसको हैंडल करोगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ अपने यहाँ का। हमारे यहाँ चेयरमैन सर ने एक ऑर्डर निकाला कि कोई भी बंदा बुक लेके क्लास में नहीं जाएगा। किसमें नहीं जाएगा? कोई भी टीचर बुक लेके क्लास में पढ़ाने नहीं जाएगा। बच्चों की बुक लेके अब बुक लेके नहीं जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी वो पूरा पढ़ के जाए, पूरा नोट्स बना के जाए, ब्रेन में लिखे, कुर्सी में लिखे, कहीं से भी लिखे, बुक ना लेके जाए। ठीक, बुक से नहीं पढ़ाएगा। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आई कि क्या बोला, कुछ टीचर्स यानी कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें बिना बुक के हो ही नहीं सकते। जैसे अकाउंट में अब क्वेश्चन ही 1.5 पन्ने का है, पहले उनका कहना था कि पहले क्वेश्चन लिखवाओ, तो 1.5 पन्ने। तो देखो एक्चुअल में वहां पे ये बात नहीं है,
उन्होंने एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे दिया। अब अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप प्रूफ लेके जाओ कि हमको बुक ले जाना जरूरी क्यों है? सर बच्चों से भी ले सकते हैं ना बच्चों। उन्होंने भैया कैमरे लगे ना, कॉलेज के बच्चे आपने बुक पकड़ी, बुक से देख के पढ़ा, बिन बुक के पढ़ाना है, तो आपको उनको क्लियर करना पड़ेगा कि हम बुक का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन होता है वो 1.5 पन्ने का तो क्वेश्चन होता है, तो हम क्वेश्चन याद करेंगे या पहले 1.5 पन्ने का क्वेश्चन की फोटो कॉपी कराएं? और सब्जेक्ट में तो अगर हम फोटो कॉपी कराएंगे, अगर मैं फोटो कॉपी कराऊंगा तो फोटो कॉपी का खर्चा कितना पड़ेगा कॉलेज का? कॉलेज का वर्ष ना। तो भाई वो बात जब आप क्लियर करोगे, जब उनको ये बात बताई तो उन्होंने बोला हाँ ये सब्जेक्ट मैं अलाउ करता हूँ। अक्ल वाली बात नहीं बेटा, आप एक ही फील्ड के एक्सपर्ट हो सकते हो। मान लो तुम कॉमर्स के, सुनो मान लो तुम कॉमर्स के हो और तुमने कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल दी आगे जाके, कंस्ट्रक्शन तुम फैक्ट्री कंपनी चला रहे हो ना, तुमको थोड़ी मालूम है सड़क में कितना ईंट कितना बालू कितना गिट्टी लगेगा, वो कौन झेल रहा है? इंजीनियर। अब तुम इंजीनियर को बोल दो कि सीमेंट बालू गिट्टी मुझे मतलब नहीं, सब बराबर बराबर डालो, ऐसा होगा क्या? नहीं ना, क्योंकि हमने तो कॉमर्स से पढ़ा सब कुछ बराबर बराबर होना चाहिए, इक्वल, दाएं बराबर बायां, डीआर साइड बराबर सीआर साइड, तो ऐसा थोड़ी चलता है। तब वो इंजीनियर आपको बताएगा भाई साहब आप जो सोच रहे हो ना वैसे नहीं होता, इंजीनियरिंग में ऐसे होता है। सर आप कॉमर्स वालों के इंजीनियरिंग का साइड ले रहे हैं, देख रही हूँ कब से कंस्ट्रक्शन लगे। रिकॉर्डिंग चल रही नहीं मालूम तुमको? हमारा बॉस रिकॉर्डिंग देख लिया तो चलो आगे बढ़ो। क्या सर बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन करते हैं? चलो मुद्दे पे आओ, समझा दिया ना। अगला क्या है? तो मिला है क्या कुछ ठेका कंस्ट्रक्शन? प्राथमिक इफेक्टिव कंट्रोल। सही है। इफेक्टिव कंट्रोल, जब स्पेशलाइज बंदे को स्पेशलाइज्ड काम होगा तो वो प्रॉपर कंट्रोल वे में फंक्शन करेगा। मोटिवेट रिसर्च, देखो ध्यान से बातें नहीं, जब कोई व्यक्ति इस पे आप काम के बेसिस पे लोगों को काम देते हो, कि जिसको जो काम आता है उसको वो काम दे रहे हो, तो वो उसमें रिसर्च करने की कोशिश करता है, इनोवेशन करने की कोशिश करता है, कुछ नया ढूंढने की कोशिश करता है। अगर मुझे रोज एक ही काम मिले तो मैं उस काम को आसान करने का तरीका ढूंढूंगा, लेकिन अगर मुझे रोज नए नए काम मिलेंगे तो पहले मेरे को समझने में ही टाइम लग जाना है, मैं उस पर रिसर्च क्या करूंगा, इनोवेशन क्या करूंगा, कुछ नया कैसे ढूंढूंगा। जब कोई व्यक्ति एक ही काम रेगुलर वे में करेगा तो उस पर इनोवेशन होगा या रिसर्च होगी, तो ये हो गया एडवांटेज। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? पहला, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिपार्टमेंट। कॉन्फ्लिक्ट कैसे होगा मालूम है? एक तो कॉन्फ्लिक्ट है, दूसरा बोरियत आएगी। कैसे बोरियत? एक ही काम बार बार करना है, बोरिंग नहीं हो जाएगा? काम कर रहा है, बहुत बोरियत आती है, अब क्या कर सकते हैं? तो आपको कोई भी काम रेगुलर करना पड़ जाए या बार बार वही काम करना हो तो वो आपके लिए टाइम के बाद बोरिंग हो जाए। जैसे जस्ट इमेजिन करो कि जो लोग बैंक में नोट गिन रहे हैं, है ना, तो आपको बड़ा जब आप जाके देखते हो तो बड़ा अच्छा लगता है, कितना बढ़िया आदमी है, दिन भर नोट गिनता है। उसके कलेजे से पूछो कि दिन भर वो नोट गिनता पर जेब में नहीं रख पाता, ये बात तो सच है। तो उसके दिल में क्या बीतती होगी कि मैं नोटों की गड्डियों के बगल में रहता हूँ लेकिन जेब में तो आता 50,000 है। आता 50,000 है, हमको तो छोड़नी नहीं मिलती, उसको 50,000 तो मिल रहा है, पता चलेगा। क्लियर? तो एक तो कॉन्फ्लिक्ट होता है डिपार्टमेंट के बीच में। क्यों कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है? किसी एक बंदे को अच्छा काम मिल गया, सर महीने का 50,000 मिलता है तो फिर क्या दिक्कत है? 5 साल बाद बात करें। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो जाएगा? किसी एक डिपार्टमेंट को अलग काम दिया, दूसरे को अलग काम दिया, तो ये भी हो सकता है बीच में कि भाई बेटर काम उसको दे दिया, टिपिकल काम मेरे को दे दिया, ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने के चांसेस होते हैं। फिर रहता है पर्सनल इंटरफेरेंस। पर्सनली लोग एक दूसरे के काम में इंटरफेयर करते हैं। जैसे किसी को मान लो ऐसा काम मिल गया जो उसके इंटरेस्ट का नहीं है और उसके इंटरेस्ट वाला काम दूसरे को मिल गया, तो जबरदस्ती आके उस काम में उंगली करेगा।
बोल तू मेरा घर में तो वो एक प्रॉब्लम होता है, क्योंकि देखो ऐसा नहीं हो सकता फंक्शनल में कि हर व्यक्ति को उसके मनमर्जी का काम मिल जाए, ठीक है ना, क्योंकि हर बंदा क्या चाहता है, आसान काम करना, अपना ही खोल। और एम्प्लॉयर को तो हर काम करवाना है, ठीक है ना। जैसे आप नेक्स्ट देखो आगे, हम लगाना नहीं चाहते क्वेश्चन, लेकिन लगवा रहे 15 हैं। क्वेश्चन दे 12 मच हाँ ठीक है। एम्फसाइज ऑन मेरे लिए तो 15 स्पेशलाइजेशन। मैं कहाँ आई थी जब बोल रहा था, नहीं आई थी, छोड़ भूल गई क्या यार, ये हाँ ही नहीं आई थी, और नहीं लगा रही, बस ये चैप्टर लगाने में जो ध्यान से, इसमें ध्यान से पढ़ो। मच एम्फसाइज ऑन स्पेशलाइजेशन। जब कोई बंदा एक फील्ड में स्पेशलाइज हो जाता है ना, तो उसके लिए प्रॉब्लम क्या जनरेट होती है, वो दूसरी फील्ड के बारे में जानता है, वो एक इशू हो जाता है, क्योंकि उसको एक ही फील्ड का पूरा नॉलेज है। जैसे आप मेरे साथ बोल देते हो कि सर बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ा दीजिए, तो मैं क्या बोल देता हूँ, राम राम, मेरे बस का नहीं है, क्योंकि भाई अब हम 20 साल से एक एक ढूंढ किताब पढ़ा रहे हैं, तो दिमाग में क्या है वही भरा है, यहाँ तक ये तक भरा कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये गलती छपी है। लेकिन भाई बिजनेस स्टडी या इकोनॉमिक्स की बात करें तो उतना डीप बिजनेस तो कम 2-3 साल से पढ़ाने लगे, तो थोड़ा बहुत पढ़ा ले रहे हैं, काम चलाओ सरकार, काम से है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसके स्पेशलिस्ट हो। नेक्स्ट है, यानी एम्फेसिस का मतलब आप उसी के होके रह जाते हो, एक ही ब्रांच की, एक ही फील्ड की, दूसरी तरफ आपका इंटरेस्ट एरिया लूज हो जाता है या वहां के बारे में आप जानकारी नहीं रखते। नेक्स्ट, वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी डिसाइड करना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो बंदा साफ साफ बोल देगा, जब दोबारा काम बांटोगे तो भैया हमको तो यही आता है, दूसरा काम ही नहीं आता, तो दोबारा रिस्पॉन्सिबिलिटी देना डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए बैंक में अक्सर मालूम क्या होता है, एक होता है पॉलिसी रोटेशन ऑफ वर्क। अगर बैंक में अलग अलग टेबल्स हैं, ऑन द जॉब ऑफ द जॉब, तो जो बंदा आज कैश गिन रहा है तो 5 दिन बाद पता चला वो टोकन दे रहा हो, और जो बंदा यार चेक रिसीव कर रहा है वो पचरा नोट गिन रहा हो, सरकार नहीं चला, काम मतलब काम बढ़ जाता है। काम इसका इसको मिल जाएगा तो इसका इसको मिल जाएगा, तो इसका इसको मिल जाएगा, तो इसका इसको मिल जाएगा। वो बोर्ड भी बोर, एक तो बोर ना हो, दूसरा अगर छुट्टी पे चला जाए, बैंक में आदमी कितने होते हैं, 5-6 लोग तो मिलकर पूरा बैंक चलाते हैं, और एक आदमी छुट्टी पे चला गया तो काम बंद, गुड्डू सवारी में आती नहीं। ठीक होता क्या, फिर वहां वही वाला हाल हो जाएगा जो क्या बैंक खोल ले कि 3 लोग थे। याद आया कि नहीं याद आया, नहीं याद कहानी, कल जिसको चिल्ला के आए अरे कल वाली यार नहीं याद आ रही है, प्रिंसिपल वाली नहीं, 3 लोग थे, ठीक है ना, दो आदमी, एक आदमी गड्ढा खोद रहा है, अरे वो वही लागत में बताया थी, याद नहीं थी, एक आदमी गड्ढा खोद रहा है, दूसरा आदमी उसमें मिट्टी भर रहा है, एक गड्ढा खोद दूसरा मिट्टी डाल दे, एक गड्ढा खोद दूसरा मिट्टी डाल दे, एक आदमी देख रहा है बड़ा परेशान, ये खड़का रहे हैं यार, पूरी रोड में गड्ढा खोद दिए, मिट्टी डाल दिए, तो उससे रहा ना गया, जाके पूछने, बोले भाई साहब क्या कर्म मचाए हो, एक गड्ढा खोदता है दूसरा मिट्टी भर देता है, बोले भाई साहब हम लोग 3 आदमी हैं, एक गड्ढा खोदता है, दूसरा उसमें पेड़ लगाता है, तीसरा मिट्टी डालता है, आज बीच वाला छुट्टी में है, तो हम तो अपना काम करेंगे ना। ये 11 में बता चुके हैं, मेरे को ही पता था। तो यहाँ पर हर बंदे को हर काम क्यों सिखाया जा रहा है कि भैया पेड़ भी लगा दो तब मिट्टी डालो, ऐसा का बेटी पता चला, बोले हम चेक रसीद ले रहे हैं, थप्पा लगा के दे रहे हैं, पैसे जमा नहीं कर रहे, कोई जमा करने वाला नहीं है, तो बैंक लूट गया ना। बात समझ में आई, तो हर व्यक्ति को हर काम आए, लेकिन फंक्शनल ऑपरेशन में प्रॉब्लम क्या हो जाता है, जब आप काम रोटेट करने की बात करते हो तो क्या आता है, एक्सर्शन आता है, कहीं हमको ये काम ही नहीं आता, क्योंकि हम तो उस काम के स्पेशलिस्ट हैं, तो उसमें प्रॉब्लम जनरेट होगा। मोर यूजफुल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, ये ज्यादातर कहाँ यूजफुल है, जहाँ बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, एक ही पोस्ट पे 5-5, 50-50 लोग काम करने वाले हो, तो वहाँ 2-4 छुट्टी में भी चलेगा तो काम मैनेज हो जाएगा। बड़े ऑर्गेनाइजेशन में चल जाती, जैसे फॉर एग्जांपल ले लें कि जैसे सेंट माइकल, अब सेंट माइकल स्कूल है, अब वहाँ जैसे हिंदी के पता चला हिंदी के 6 टीचर हैं, कैसे?
क्यों, समझो इसका रीजन। अब फर्स्ट सेक्शन है, अगर फर्स्ट क्लास उसमें हिंदी पढ़ानी है। अब फर्स्ट सेक्शन पता चला तुम्हारे 12 सेक्शन है, तो जो हिंदी पढ़ाने वाला टीचर है वो क्या कर रहा है, 3 दिन पहली से लेकर 6वीं तक ABCDE तक पढ़ा रहा है, F तक, और फिर अगले 3 दिन एक टीचर 12 क्लास में फर्स्ट क्लास की हिंदी पढ़ा रहा है और पिछले 12 साल से पढ़ा रहा है। 12 क्लास उसको याद है, पढ़ा रहे हैं, नहीं समझ में आया? पढ़ा रहे हैं भाई A सेक्शन, B सेक्शन, C सेक्शन, D सेक्शन, ये गूगल ABCDEF तक वो क्या पढ़ा रहा है, सोम मंडे को जाता है, ट्यूसडे को जाता है, वेडनेसडे को जाता है, खत्म। तीनों सेक्शन 3 दिन लगाया हिंदी, अगले 3 दिन जो बाकी बाकी के 6 सेक्शन। उसमें भी वही पढ़ाया। फर्स्ट ही क्लास है, सेकंड क्लास में कुछ जाने का नंबर ही नहीं आया, पूरी जिंदगी निकल गई बेचारी। तो वो स्पेशलाइज्ड हो गया कि नहीं, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट हाँ, अब ये बात बोला है, वो क्या हो जाएगा, जो डीमेरिट्स है बोर्ड, उसको लगेगा हाँ यार मैं जिंदगी भर में पहली क्लास में पढ़ा रहूंगा, लेकिन मोटिवेट क्या करता है उसको, क्या मोटिवेट करता है, जब 1 तारीख आती है और खट से अकाउंट में 40,000 आता है, आपको बड़ा नॉलेज है, तब वो क्या सोचता है, सब मैं एक्सपीरियंस बता रहे हैं। सर आप गए थे पढ़ाने तो कौन सा स्कूल अब है? स्कूल जो को सकना कोई भी बड़ा स्कूल ले लो जहाँ मैक्सिमम सेक्शंस है सेंट माइकल क्राइज्योति की स्कूल है। देखो ऐसे क्या हुआ, सेकंड क्लास है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है। अब हिंदी के ही आपके पास 12 टीचर है, मेरी बात समझना जो मैं बोल रहा हूँ, इट इज एप्लीकेबल इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। अब हिंदी के 12 टीचर हैं, तो आप क्या कर सकते हो, फंक्शन क्या बांट रखे हैं, 12 लोगों को हिंदी पढ़ानी है, तो आप रोटेशन कर सकते हो ना बड़ी आसानी से, कि पहली वाला अगले साल सेकंड पढ़ा है, सेकंड वाला थर्ड पढ़ा है, थर्ड वाला फोर्थ पढ़ा है, ये घुमा दिए, तो वो बोर नहीं होगा, और सब्जेक्ट उसको वही पढ़ाना जो पढ़ा रहा था, जिसका वो स्पेशलिस्ट है। और 1 साल तक सीख भी अच्छा जाएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर यही छोटा ऑर्गेनाइजेशन एक ही हिंदी का टीचर है, वो पहली भी हिंदी पढ़ा रहा है, फिर अगले लेक्चर में सेकंड में जा रहा है, फिर अगले में थर्ड में जा रहा है, अगले में फोर्थ में जा रहा, तो वो स्पेशलिस्ट भी नहीं हो रहा, लेकिन सर वो स्पेशलिस्ट है, वो स्पेशलिस्ट भी नहीं हो रहा और अपने काम से बोर भी हो रहा। अब अगर वो हिंदी वाला, जस्ट इमेजिन वो हिंदी वाला छुट्टी पे हो गया, तो कोई दूसरा टीचर है जो हिंदी पढ़ा लेगा, कोई के जैसे कोई भी पढ़ा सकता है, कोई भी नहीं। बात समझ में आ रही है? तो ये जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहाँ काम करता है, जहाँ ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा, छोटी जगहों पे काम, जहाँ मार्केटिंग वाले 150 लोग हैं, वहाँ ये काम करेगा कि 2 लोग छुट्टी पर चलेगा, उनका काम भी किसी और को दे दिया। लेकिन जिस जगह मार्केटिंग में ही एक आदमी और वो छुट्टी पर चला गया, तो उसकी जगह झोला लेके मार्केट कौन जाएगा, कोई और है ही नहीं, ठीक है ना। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन लार्ज स्केल में काम करता है। अब अगला आता है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। एक बात, डिवीजन में क्या है, दिसंबर में कौन सा पेपर हो रहा है, हाफ ईयरली की प्री बोर्ड? तो पता ही नहीं। प्री हो रही है तो हाफ ईयरली के लिए चलो मुद्दे पे आओ। बोर्ड का थे, हाफ ईयरली तो नहीं बताया, अगर हाफ ईयरली है तो कितना देंगे हम? हाफ ईयरली तो अभी हुए हैं, हाफ ईयरली तो और 10th और 12th में सिर्फ प्री बोर्ड बना है। देखो ध्यान से, डिवीजन का हाफ ईयरली लेते नहीं है वैसे। डिवीजन, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट आपने बांटे या अलग अलग डिवीजन आपने बांटे, ठीक है ना। जैसे अभी कल एग्जाम में तुमने क्या दिया था, एक ही कंपनी में 4 अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बन रहे हैं या 4 अलग अलग प्लांट हैं, तो उसके आधार पर बटेगा। तो इसमें बांटने के 3 तरीके दिए। पहला प्रोडक्शन बेस, जो तुमने बोला प्रोडक्शन, यानी हमारे पास अलग अलग टाइप की चीजों का हम अलग अलग प्रोडक्शन करते हैं, तो उनके लिए भाई तुम पता है कल से कुछ खाने को रखा करिए, बोर हो जाते हैं आधा घंटा हम। अगला क्या है, टेरिटरी बेस, एरिया के हिसाब से। भाई मेरे 27 जगह फैक्ट्री है, तो सर्वे भी के अलग अलग डिवीजन कहलाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, कस्टमर बेस।
कस्टमर में बेस कैसे होगा? सही है से बोला है ओ नहीं कस्टमर के बेस पे कैसे होगा? क्या और डिवीजन का कस्टमर के बेस पे कैसे बढ़ेगा? कस्टमर की कितनी डिमांड होगी, कस्टमर को याद रख देंगे क्या? ध्यान देना इस पे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप कभी मौका लेता तो चेक भी कर लेना। आलू भुजिया सपना में आती है? बिल्कुल हल्दीराम की हल्दीराम की आलू भुजिया देखी है? खाई खाई भी है। खाई अब ध्यान देना, सेम हल्दी भुजिया आलू भुजिया ही हल्दीराम ही आप यूपी में जाके परचेस करो, मूंग दाल अच्छी रहती है, उसका टेस्ट अलग होगा। अरे वो नमकीन ही बदल जाती है, नींबू डाल के देती है। अरे कुछ भी है, ब्रांड वही रहेगा, प्रोडक्ट का नाम वही रहेगा, टेस्ट चेंज होगा। तो शहर तो बदल गया, हम सपना से लिखा कस्टमर बदल गया, शहर नहीं। कौन बदल गया? कस्टमर। वही आलू भुजिया ही नाम रहेगा और तुम केरला तरफ चले जाओगे टेस्ट बदल जाएगा। पैकेट भी वही रहेगी, कलर भी सेम कुछ सेम, सिर्फ टेस्ट। जो ऊपर उसकी जो उसके प्रोडक्ट का कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का डेली जिंदगी में मैं गई रीजन भाई अपने यहाँ मिर्च कम खाते हैं ना, सर मैं पंजाब की खाई अपने एरिया में मिर्ची कम खाते हैं। उसी की जगह तुम चले जाओगे तो जो पंजाबी तड़का तुम लोग यहाँ खाते हो ना, वो पंजाबी तड़का नहीं है। मजा आएगा खाए। वो आप लोग के हिसाब से बना खाली। उनके में और स्पाइस होता है। हाँ, अगर ये पंजाब का पंजाबी तड़का खा लोगे ना तो दिमाग का तड़का निकल जाएगी। हाँ, वो पंजाबी में बहुत स्पाइस होता चल चलते हैं। तो दोनों में फर्क है, समझना। ये किस पे बेस है? पंजाबी तड़का 1500 की टिकट बन देखो, दोनों प्रोडक्ट बन एक ही फैक्ट्री में रहा, है। कस्टमर के बेस पर कस्टमर बेस पे अलग अलग चेंज हो गया मिक्सचर। कम कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक सर है। अब जाके पंजाबी तड़का खाएंगे। समझा? पहला प्रोडक्शन, दूसरा टेरिटरी मतलब जगह। अगर मिर्ची का जगह के हिसाब से पकौड़ा चीजें है ना, बदल जाएंगी। बड़ा मस्त और टेस्ट आएगा। कस्टमर जस्ट इमेजिन करो, मेरे को बहुत पसंद है। सत्ता में वेयर हाउस होगा, क्या? वेयर हाउस, हाँ। ठीक है ना? ध्यान से समझना। और वो भी कौन सा होगा? एयर कूल्ड। वेयर हाउस मतलब गोदाम, शुद्ध भाषा में बोले तो एसी गोदाम सतना में रहेगा। जम्मू कश्मीर में बनाएगा कोई एसी गोदाम? खाए को बनाएगा क्या को बनाएंगे? पूरा का पूरा कश्मीर है एसी है, वहाँ तो खाली गोदाम भर बना दो, वो अपने आप वेयर हाउस हो गया। एसी ले रहा हूँ। टेरिटरी के हिसाब से चीजें बदल गई। बात समझ में आ रही है? अपने इंडिया में, इंडियन कल्चर को ले लो, इंडिया में जो भी घर बन रहे हैं उनकी छत फ्लैट होती है। हाँ सर, बाहर इंग्लैंड में चले जाओ ऐसी होती है। जहाँ बर्फीले एरिया वहाँ स्लो कितना बड़ा महल बना लो, आखिरी में झोपड़पट्टी होनी है। रीजन क्योंकि अगर फ्लैट बनाए और बर्फ का लोड पड़ा तो फ्लैट हो जाएगा। अच्छा वो नीचे के जाएगी। नीचे की जाती है ना उसमें सर। अगर फ्लैट बना तो फ्लैट होगा और आदमी फ्लैट। मेरी क्यों नहीं देती सर? क्या ठंडा है। सर सत्ता में इस्तेमाल क्यों नहीं होता? सही अपना घर लेके वहाँ चले जाओ। हाँ, इसको यही बस बताना पड़ेगा। गाड़ी बुक करवाते हैं, बड़ा वाला लंगर फंसा के घर में बाहर दरवाजे पे तो ये बोलते हैं सत्ता में क्यों नहीं होती? सही में उसके बाद ये बोलेगी सर हिंदुओं में कुबुल 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 क्यों नहीं बोलते? हाँ? मैं तो नहीं। क्यों बोलूं? मैं इंसान हूँ। मैं हाँ तो हिंदू, भैया, मुस्लिम, तो भैया इस बात को भी समझो महाराज, यहाँ बर्फ क्यों नहीं गिर सकती? क्यों नहीं गिर सकती? क्यों? क्योंकि बर्फ गिरने का एरिया क्या होता है? जहाँ पहाड़, यहाँ पहाड़ नहीं है, भैया तो बगल में है। एक के पहाड़ से नहीं हो, हेलो एक तो मुड़िया खड़ी है तो वही पहाड़ है। चलो लेट्स टॉक टुमारो चेहरा भी तो है सर। में डिस्कस द एडवांटेज। साहब, यहाँ से बहुत सारे पहाड़ दिखते हैं, एक पहाड़ नहीं है वो। एक बार जम्मू कश्मीर हो, सर मैं जयपुर तब होके पता आई हूँ। चलेगा सुनिए पहाड़ होना किसको कहते हैं। सर, मैं बता रही हूँ, मैं जयपुर होके आई, मैं रो के आई हूँ वहाँ से। वहाँ की ठंडी नहीं देखी है, मैं वहाँ की देखी, मेरे को जम्मू कश्मीर नहीं जाना। यहाँ जो घर भी है ना तो पहाड़ पे ही लटका है। तो
जयपुर में इतने पहाड़ हैं, तुझे ठंडियाँ नहीं होगी क्या वहाँ? भाई वहाँ बहुत खतरनाक ठंडी मैं होती वहीं है। पे कोई मेरा तुम पहाड़ जाती कैसे हो यार? तुम्हारे बहुत खतरनाक खतरनाक ठंडी ठंडी रहने है। वाली आओ है। बताइए। उसकी जाती के रोड ट्रेन ट्रेन से पहले तो ट्रेन जाएंगे। से जाते हैं सर। हाँ तो बोलो प्लेन से। सही बात, जयपुर की सही थी।